फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि अमेरिका के ऊपर जो डेट है वो उसकी अपनी जीडीपी का 220% है और कहीं कहीं तो रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि 200 to 40% तक भी है। और हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और लगभग अगर आप देखोगे तो मैंने जून 2025 के बाद से लगातार इस पर वीडियो बनाई थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स निकल करके आ रही थी और इस तरीका की कुछ असेट मैनेजमेंट कंपनी थी जिनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो मार्केट में आ रही थी कि भाई अमेरिका जो है वो आने वाले समय में एक बहुत बड़े संकट से जूझने वाला है, क्योंकि लगातार जो वो डॉलर प्रिंट कर रहे हैं उसके बैक में वो किसी भी तरीका का जो फिजिकल असेट्स है वो रख नहीं रहे हैं। लेकिन अभी मार्केट के अंदर एक नई तरीका की जो खबरें हैं वो आ रही हैं और आपको याद होगा कि मैंने अगर आप देखोगे पीछे 4 महीने से मैं लगातार इस पर मैंने 2 वीडियो बनाई हैं और मैंने बताया है कि अब कंपटीशन इस बात में है क्या पहले अमेरिका कोलैप्स करेगा या पहले चाइना कोलैप्स करेगा। अब देखिए, आप जानते हैं कि चाइना का जो अपना जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इस प्रकार से है कि वहां से किसी भी तरीका से चाइना की जो नकारात्मक खबर है उनको निकाल पाना एक तरीका से नामुमकिन सा जैसा होता है। अब लेकिन अब देखिए, मार्केट के अंदर आज आप अपना जो इकोनॉमिक डेटा है उसको आप छुपा करके भी नहीं रख सकते, क्योंकि आप कितना भी अपने आप की जो फायरवॉल है उसे स्ट्रॉन्ग कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो फाइनेंशियल असेट्स हैं, आपकी जो बिग 4 है, आपकी जो बैंकिंग सिस्टम है, उससे पूरी मार्केट और पूरी दुनिया के अंदर ये जो न्यूज है अगर 100% बाहर नहीं आती तो ये मान के चलिए कि 60-70% जो न्यूज है वो बाहर आ ही जाती है। और देखिए, चाइना के साथ अब यही हो चुका है। चाइना के साथ हुआ यह है कि अब जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि दुनिया भर के जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो कह रहे हैं कि अब जो चाइना की जो अपनी इकोनॉमी है वो 20 ट्रिलियन नहीं है। पहली बात तो क्या है, वो 20 ट्रिलियन डॉलर की नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये 12 से 13 डॉलर की इकोनॉमी, 12 से 13 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। अगर ये 12 से 13 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो लगभग 360% के आसपास पहुंच चुका है। कितना? 360% के आसपास। अगर हम ये मान भी लें कि भाई चाइना का अपना जो जीडीपी है वो 20 ट्रिलियन के आसपास, हम मान लेते हैं कि 20 ट्रिलियन है, तब भी अगर आप देखोगे तो ये 300% डेट टू जीडीपी रेशो हो चुका है। सोचिए, डेट टू जीडीपी रेशो हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अभी बहुत पीछे है अगर चाइना के मुकाबले देखा जाए। अब बात आती है कि देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम की भी है कि अगर अमेरिका पे यही स्थिति आती है कि भाई 240-250% का जो डेट टू जीडीपी रेशो है तो अमेरिका क्या करेगा। आप देखिए, 2008 के आसपास आपने जानते हैं कि एक सबप्राइम संकट आया था अमेरिका के ऊपर। लेमैन ब्रदर्स जो बैंकिंग सिस्टम था वो कोलैप्स किया था। लेकिन अगर आप चाइना के अंदर आप देखेंगे, जो मैं अभी आपको बताने भी वाला हूं, कि आप देखेंगे कि चाइना का जो 20 से 30% जो जीडीपी के लिए जो हिस्सेदारी है वो उनके रियल एस्टेट सेक्टर की है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। आप सोचिए कि ये अपने आप में अब एक तरीका से व्हाइट एलिफेंट हो चुका है चाइना के लिए। इसका मतलब ये है कि चाइना के अंदर इनके द्वारा जितना भी असेट्स क्रिएट किए गए थे वो आज लगभग 5 से 6 करोड़ बने हुए जो घर हैं वो आज खाली पड़े हुए हैं। लोग उन्हें खरीदना नहीं चाहते। उसके 2-3 कारण हैं, मैं पहले भी अलग से बता चुका हूं इसे। इसके 2-3 कारण, एक तो ये है कि जो लगातार जो जीडीपी है वो श्रिंक कर रही है, यानी कि अगर आप जीडीपी ग्रोथ जो है वो ग्रोथ की ओर नहीं है बल्कि वो डाउनफॉल की ओर है, वो नकारात्मक है। चाइना कहता है कि भाई हम 5% से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के जो डेटा है वो ये दिखाते हैं कि चाइना पॉजिटिव नहीं बल्कि नकारात्मक की ओर जा रहा है। तो इससे हो क्या रहा है कि लोग आज पैसा खर्च करना नहीं चाहते, घर के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि जो असेट वैल्यू है वो लगातार नीचे गिर रही है, खासकर जो हाउस की, यानी कि जो घर के अंदर जो रियल एस्टेट है उसके अंदर पैसा लोग लगाना नहीं चाहते, क्योंकि अब लोगों के अंदर ट्रस्ट डेफिसिट का इशू है। लोग जानते हैं कि आज हम जो भी 50 लाख रुपए में अगर खरीद रहे हैं तो हो सकता है कि 6 महीने के बाद में उसकी कीमत 50 लाख से कम होने वाली है। इसीलिए लॉन्ग टर्म की लोग सोच नहीं रहे हैं और चाइना के अंदर ये जो घोस्ट सिटी है वो बढ़ती जा रही है। देखिए, 5 से 6 करोड़ जो खाली घर हैं वो बन चुके हैं। अगर आप पूरी शहरों की संख्या देखोगे तो 51 पूरी चाइना के अंदर 51 घोस्ट सिटीज बन चुकी हैं। तो आप सोचिए कि 51 घोस्ट सिटीज बन चुकी हैं और लगातार इनके जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी प्रभावित हो रहा है। अगर आप
चाइना के अंदर देखते हैं तो 300% का डेट टू जीडीपी रेशो है। 400 प्लस ऐसे बैंक हैं जो कि आज इस स्थिति से जूझ रहे हैं, जिन पर ये जो डेट टू जीडीपी रेशो का सीधा प्रभाव दिखने के लिए मिल रहा है। ऐसे बैंकों की संख्या 400 से ज्यादा है, यानी कि जो उनके उधार आधारित जो विकास है वो आज इकोनॉमी मॉडल बन चुका है चाइना के लिए। यही बड़ी समस्या। अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो भारत का जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो है 82%। कितना है? 82%। चाइना का मैंने जैसा कि आपको बताया कि 300% है। अगर हम 20 ट्रिलियन मान लेते हैं, अगर 12 से 13 ट्रिलियन मानते हैं तो ये 340, 350, 360% के आसपास बैठेगा, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बेरेबल होता ही नहीं है। ये सहनशील नहीं, ये सहन नहीं कर सकती इकोनॉमी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे ट्रेंड हैं जो देखे जा रहे हैं कि चाइना के जो जर्नल्स हैं, चाइना की जो पॉलिटिकल क्लास है वो भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसे बाहर कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चाइना के अंदर से रिपोर्ट निकल करके आए या ना आए, लेकिन जो चाइना के ये जो लोग हैं जो कि जो चाइनीज पार्टी से हैं या फिर जो पॉलिटिकल सेटअप के लोग हैं, वो भी लगातार या तो अमेरिका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो या अन्य जो विकसित देश है वहां पर अपने जो पैसे हैं उनको लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इससे से ही पता चलता है कि कहीं ना कहीं चाइना के अंदर अब जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना केवल आम लोगों का है, बल्कि जो पॉलिटिकल क्लास है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका भी ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए, अगर चाइना जो खुद कहता है कि वो जो है एआई, इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स और जो फाइनेंशियल जो मिलिट्री एक्सपेंशन का जो बेताज बादशाह है, ऐसा चाइना अपने आप को प्रेजेंट करता है। लेकिन जो कहानी है वो कुछ और ही बताती है कि चाइना एक फाइनेंशियल ब्लैक होल बन चुका है। इसका मतलब है कि उसके अंदर पैसा जाता तो है लेकिन बाहर निकल करके नहीं आता। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी समझिए। अगर चाइना को अपना $1 से इकोनॉमी बढ़ानी है, मैं छोटा सा एग्जांपल देकर बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर चाइना को अपनी जीडीपी में $1 की वृद्धि करनी है तो इसके लिए आज चाइना इस स्थिति में पहुंच चुका है कि $3 से $4 इन्वेस्ट करने होंगे। कितना? $3 से $4 इन्वेस्ट करने होंगे, तब जाकर के $1 का अपनी जीडीपी में वो ग्रोथ कर पाएगा। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अब चाइना की जो इकोनॉमी है वो ट्रेड यानी कि जो डेट डेफिसिट है वो ज्यादा है उसके पास में। इसके साथ होता क्या है कि जब आपकी इकोनॉमी पर डेट ज्यादा होता है तो उसकी ब्याज भी आपको चुकानी पड़ती है। और चाइना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि $3 से $4 लेने के बाद में $1 का इकोनॉमिक ग्रोथ शो करता है। ये चाइना की इकोनॉमी की आज स्थिति हो चुकी है। अब देखिए, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, उसके जो डिप्टी गवर्नर है, उन्होंने खुद ये कबूला है कि भाई जो चीन का जो कुल कर्ज है आज वो डेट टू जीडीपी रेशो जो है 300% से ज्यादा है। अगर वो कहते हैं कि डेट टू जीडीपी 300% से ज्यादा है, इसका सीधा अर्थ निकल करके आता है कि जो जीडीपी है चाइना का वो 20 ट्रिलियन डॉलर की नहीं है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर वेस्ट के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका अगर आप सुनोगे तो वो कहते हैं कि देखिए, ये कुछ भी कहते हो लेकिन चाइना का जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो 360% तक का है। तो ये अपना आप में क्या बताता है? ये बताता है कि अब चाइना के अंदर जो आप सोचिए कि अनुत्पादक जो संपत्तियां हैं वो ज्यादा बन रही हैं, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो है वो ज्यादा बन रही हैं। और चाइना एक विशेष साइकिल में फंस चुका है कि अब वो ऐसा कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहा है कि जहां $1 लगाए $3 से $4 बना ले, लेकिन हो उल्टा गया है कि $4 लगा रहा है और $1 वो बना पा रहा है। तो इसका मतलब है कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो है वो इकोनॉमी के अंदर बढ़ती ही जा रही हैं, जो कि एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और जिस तरीका से चाइना अपने आप को शो ऑफ कर रहा है, लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, इसे वेस्ट के अंदर लोग ये कह रहे हैं कि जो ये 30% का जो रियल एस्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है, इसे आप जीरो ही मत मानिए, बल्कि ये इसको लेकर के डूबने वाला। 30% का जीडीपी में सीधा कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट से आता है। अब इसको ज़ॉम्बी इकोनॉमी का नाम दिया जा रहा है, यानी कि जो चाइना की इकोनॉमी है उसको एक ज़ॉम्बी इकोनॉमी का नाम दिया जा रहा है। और उसका कारण यह है कि चाइना की जो दिग्गज कंपनियां हैं, जिनमें आप देखोगे एवरग्रेड नाम की जो कंपनी है जिस पर लगभग $300 बिलियन का कर्ज है, जो कि डिफॉल्ट हो चुकी है, पूरी तरीका से डिफॉल्ट हो चुकी है। उसी तरीका से आप देखोगे वेंग के नाम की कंपनी है जो भी लगभग $300 बिलियन के आसपास ही, उस पर भी डेट है, ये भी अब डिफॉल्ट होने के कगार पर है। अगर आप ये सारे देखेंगे तो चाइना ये सारी खबर छुपाने के लिए लगातार क्या कर रहा है,
लगातार कह रहा है कि देखिए हमारे यहाँ तो जो बुलेट ट्रेन है हम वो चला रहे हैं, हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी झड़ी लगी हुई है। यानी कि चाइना जो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, कभी आप देखोगे कि ताइवान पर वो सोचते हैं कि हम अटैक कर दें तो एक न्यूज निकाल देते हैं ताकि दुनिया भर का जो ध्यान है वो चाइना की इकोनॉमी पर ना जाकर के, बल्कि जो चाइना के जो एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल मामले हैं उन पर टिका रहे और दुनिया इसको एक्सपोज ना करे। क्योंकि देखिए सारा खेल है परसेप्शन का। अगर चाइना की इकोनॉमी से परसेप्शन हटता है तो लॉन्ग टर्म में उनकी बिल्कुल भी सही नहीं होगा। पहली बात तो अपनी जो इंटरनल मामले हैं यानी कि जो अपने घरेलू मामले हैं उनमें भी सही नहीं होगा, क्योंकि चाइना के जो लोग हैं वो रिवोल्ट कर सकते हैं, ऐसा भी लोग मानते हैं। क्योंकि चाइना के लोग शांत इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो चाइना की जो सीपीसी है वो एक मजबूत सरकार है और इसीलिए उनके सामने अगर बोलेंगे तो वो थियाननमेन चौक करा देंगे या फिर किसी को भी उठा लेंगे और वो कुचल डालेंगे पूरे मूवमेंट को। इसीलिए लोग नहीं बोलते। अगर उन्हें ये लगता है कि आने वाले समय में चाइना की जो सरकार है वो डिफॉल्ट हो सकती है, कोलैप्स हो सकती है, तो बिल्कुल लोग जो है वो रिवेल कर सकते हैं और चाइना के लिए समस्या क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए चाइना की जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती ही नहीं है कि ये न्यूज जो है किसी भी क्रेडिबल सोर्स से बाहर निकल करके आए। इसीलिए चाइना इसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अलग तरीका के मसले जो है वो छेड़ता रहता है। देखिए चाइना का जो बैंकिंग सिस्टम है वो पूरी तरीके से चौपट होने के कगार पर है, जिन्हें आप बिग फोर कहते हैं। दुनिया में अगर आप देखोगे तो चाइना की ये जो चार बैंक हैं जिन्हें बिग फोर कहते हैं, ये पूरा जो है असेट मैनेज करते हैं चाइना के लिए। लेकिन आज अगर आप इनको देखोगे तो ये पूरी तरीका से कोलैप्स होने के कगार पर है और इसका कारण ये है कि 30% का जो ये कंट्रीब्यूशन करता था रियल एस्टेट, आज ये पूरी तरीका से 30% जो है आप जीडीपी से हटा लीजिए तो ये स्थिति बन चुकी है। और आज आप देखोगे कि ऐसे 400 बैंक हैं जो कि अब देखिए ये जो 400 बैंक मैंने बताया, ये 400 बैंक ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हैं, जिन पर प्रभाव आने वाला है। आप सोचिए कि 13 ट्रिलियन तक का जो इकोनॉमी है अगर वो है और उसके बाद इतना सारा कुछ चाइना के अंदर अगर हो रहा है तो ये अपने आप में दुनिया के लिए भी एक खतरे की घंटी है। क्योंकि अब चाइना जैसी जो बड़ी अर्थव्यवस्था है अगर वो कोलैप्स करती हैं तो देखिए बड़ा पेड़ गिरता है तो दूर तक उसकी जो आंधी है वो जाती है। इसीलिए अगर चाइना कोलैप्स होता है आने वाले समय में तो इसकी जो प्रभाव है पूरी दुनिया पर आने वाले हैं। इसके लिए आप देखिए भारत हो या अमेरिका या फिर पश्चिम के और कंट्री हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, उनके द्वारा सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है चाइना एक सप्लाई चेन है। और आपने एक टर्म सुना होगा कि चाइना प्लस वन, चाइना प्लस वन का नाम आपने सुना होगा। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि चाइना प्लस वन लोग लेकर के चल रहे हैं। पहली तो बात यह है कि एक तो मोनोपोली तोड़ना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को एक आभास हो चुका है कि चाइना का जो ये डेट टू जीडीपी रेशियो है ये अब चाइना एक ऐसी साइकिल में फंस चुका है कि इससे निकल नहीं पाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि दुनिया अब चाइना प्लस वन की नीति पर काम कर रही है। अच्छा, मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं, आपके मन में भी ये आ रहा होगा कि देखिए आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, क्या एक देश जो है वो ऐसा कोलैप्स कर सकता है? तो इसका उदाहरण आप 2008 के अमेरिका के अंदर जो सबप्राइम संकट आया था उससे करके देख सकते हैं। देखिए उस समय पर भी आप देखेंगे कि जो अमेरिका है वो 13 या 14 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी थी। उसमें भी अगर दो बैंक जो हाउसिंग फाइनेंशियल बैंक थे वो जब डूबे थे तो उसका पूरी का पूरा जो प्रभाव है वो अमेरिका के ऊपर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर देखने के लिए मिला था और पूरी दुनिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो रुक चुकी थी। हां, भारत एक अपवाद था, उस समय भी भारत ग्रोथ कर रहा था। उसका कारण मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं कि आज भी जो लोग कहते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो रही है, भारत में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो मैं हमेशा कहता हूं भारत आज भी अपना एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है। अगर हम बाहर भेजते हैं यानी कि एक्सपोर्ट करते हैं तो ये हमारे लिए एड ऑन का काम करता है। अगर हम अपना भी ना भेजें भी ना तो हमारी मार्केट जो कि डोमेस्टिक मार्केट इतनी बड़ी है, हमारा कंजप्शन इतना बड़ा है कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव दुनिया का आता नहीं है। और अगर आप ये सारा जो क्रूड ऑयल वगैरह का छोड़ दें, क्योंकि क्रूड ऑयल के लिए अभी हम बाहर निर्भर है, इसलिए ऐसा होता है। बाकी दुनिया में कुछ भी हो भारत पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं आएगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात आती है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए जैसे आप जानते हैं कि आज एक नया जो इंडस्ट्रियल 4.0 रिवॉल्यूशन जो है अगर आप उसे देखेंगे तो उसके लिए सबसे बड़ी बात आती है सेमीकंडक्टर्स, जिसे आप कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए ये सारा का सारा जो कार्य है लगातार भारत के अंदर, मैंने भी इस पर 20-25 वीडियो बनाई है कि भारत इस सप्लाई चेन को चाइना प्लस वन की नीति
नीति पर बहुत समय से काम कर रहा है। आपने सुना भी होगा ISM 2.1, 2.0, ये सारे के सारे यानी कि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 भारत का चल रहा है, जिसके तहत भारत के द्वारा अपना खुद का सेमीकंडक्टर बनाए जा रहे हैं। तो ये जो है भारत इसके ऊपर निर्भर था चाइना के ऊपर, इसीलिए भारत अब चाइना प्लस वन की पॉलिसी पर कार्य करते हुए आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो प्रभाव है, आज अगर आप चाइना का अगर आप 13 ट्रिलियन का इकोनॉमी मान लेते हैं या फिर 20 ट्रिलियन का भी इकोनॉमी मान लेते हैं, तो मुझे लगता है कि जो 2008 वाला जो प्रभाव आया था दुनिया के ऊपर, उससे 10 गुना ज्यादा प्रभाव आने वाला है अब पूरी दुनिया के ऊपर। ये हमें देख करके याद रखना पड़ेगा। देखिए वही जो मैंने आपको बताया है, जीडीपी का 300+ % कर्ज जो है हो चुका है चाइना के ऊपर। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ आर्थिक बुलबुला है ये, और जब ये बस्ट करेगा तो समझिए कि दुनिया के ऊपर इसके प्रभाव बहुत भयंकर आने वाले हैं। अगर हम 20 ट्रिलियन इकोनॉमी मान लें तो कर्ज हो चुका है 60 ट्रिलियन, यानी कि चाइना के ऊपर जो कर्ज है वो 60 ट्रिलियन है। एक महासंकट की ओर चाइना बढ़ चुका है। सुपर पावर अक्सर ही बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही आर्थिक अंतर विरोधों से ढह जाते हैं। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आपको याद होगा कि किस तरीका से जो बड़े एम्पायर होते हैं वो किस तरीका से कोलैप्स करते हैं, उसके हमने 7 चरण बताए थे। चाइना इन्हीं से जूझ रहा है। देखिए और देखिए चीन के आर्थिक विकास का भ्रम क्या है, $3 का कर्ज और मात्र $1 की ग्रोथ, जो मैंने आपको शुरू में बताया। यानी कि अगर $1 का ग्रोथ ऐड करना है तो $3 खर्च करने पड़ेंगे। इससे सीधी सी मतलब है कि इनपुट आप ज्यादा कर रहे हैं और आउटपुट आपका कम आ रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बस जब तक चल रहा है जब तक चलाते रहिए। देखिए चीन का अपनी जीडीपी में $1 की वृद्धि के लिए $3 खर्च करने होंगे। अगर $3 जो खर्च करेंगे तो ये कर्ज के रूप में बाहर से लेते हैं, और ये कर्ज के रूप में जब बाहर से लेंगे तो इसका अपना क्या देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, जिससे चाइना और भी नीचे जाएगा। देखिए दरकता हुआ जो है आधार स्तंभ दिख रहा है। चीन अर्थव्यवस्था में 30% योगदान केवल रियल एस्टेट से आता था, जो कि अब पूरी तरीका से ये स्थिति में पहुंच चुका है, इस जर्जर स्थिति में। क्योंकि आप देखिए इन्होंने घर बनाए हैं, एवरग्रांड जो कंपनी है उसने बनाए हैं, ये घोस्ट सिटीज बन चुकी है। 100 बिलियन का जो अंधाधुंध निवेश इसके अंदर किया गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। प्रॉपर्टी की कीमतों में 50 से 60% तक की गिरावट आ चुकी है। अब देखिए गिरावट आई है तो लोगों को क्या लगता है कि देखिए 50% गिर गया है और आज हम लेते हैं तो हो सकता है कल और गिर जाए, और आज हम जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसे भी कल कम हो जाए और आने वाले समय में हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे ही ना हो। तो ये भी एक बड़ी समस्या है चाइना के लोगों के सामने। देखिए शैडो बैंकिंग और ब्लैक होल की जो घटना है वो मैंने जैसे आपको शुरू में बताया। रेगुलेटेड बैंक जो है 400 स्थानीय बैंक पहले से ही दिवालिया या फिर बंद हो चुके हैं, इन पर डायरेक्ट प्रभाव आया है। शैडो बैंकिंग 12 से लेकर के 13 ट्रिलियन का जो अनियंत्रित कर्ज था इन्हीं बैंकिंग से, जो हम शैडो बैंकिंग कहते हैं, इनके ऊपर 13 ट्रिलियन का अर्थ है भारत का कुल जीडीपी का 3 गुना। यानी कि ये शैडो बैंकिंग या फिर कहिए कि शैडो कर्ज जो है इनके ऊपर था। वर्तमान स्थिति नगद निकासी पर भारी पाबंदी लगाई गई है चाइना के अंदर। अब लोग अपना पैसे को निकाल भी नहीं सकते, उसके लिए लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आप इतने कैश का क्या करोगे, इस पैसे का करोगे क्या। इसलिए ज्यादा रेगुलेशन हो चुके हैं। और जापानी कंपनियों का जो प्रभाव है, आप देखिए जापान की कंपनी बैंकों ने 20% ब्रांच बंद कर दी है अब चाइना के अंदर, और लेंडिंग में 40% की कटौती की है चाइना के अंदर। अमेरिकी होल्डिंग देखिए, चीन की अमेरिका ट्रेजरी होल्डिंग 1.3 ट्रिलियन से गिर करके 650 से 680 बिलियन रह गई है, यानी कि सीधी से 50% की गिरावट ये अमेरिकन जो ट्रेजरी है उसके अंदर आया है। चाइना लगातार पैसे को निकाल रहा है बाहर। देखिए कॉर्पोरेट रिलोकेशन, जापानी कंपनियों का पलायन हो रहा है, और ये जो पैसा पलायन होकर के आ रहा है कहां, भारत। और यही दिखाता है कि आने वाले समय में भारत के अंदर इकोनॉमी बूम आने वाला है। और जो मैं कहता हूं और कितनी सारी वीडियो बनाई है वो इसीलिए बनाई है कि आने वाली सदी भारत की सदी है। उसका कारण देखिए, अब देखिए यहां पर देखिए इलीगल वेल्थ ट्रांसफर, चीनी एलिट्स और मिलिट्री अधिकारियों द्वारा अपनी संपत्तियों को सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर किया जा रहा है। तो यह भी दिखाता है कि अगर देश के ये जो प्रभावशाली लोग हैं अगर ये अपना पैसा बाहर ले जा रहे हैं तो यह दिखाता है कि देखिए कोई बहुत गंभीर संकट आने वाले समय पर आने वाला है। यह कार्य इसीलिए किया जा रहा है। 2008 का जो सबप्राइम संकट है उससे भी इसकी तुलना की गई है। और देखिए जैसे मैंने बताया कि वो अगर आप देखोगे तो बैड डेट उस समय था 3.2 ट्रिलियन, जो कि फेडरल रिजर्व ने इसे एब्जॉर्ब कर लिया था क्योंकि उसकी इकोनॉमी थी 15 ट्रिलियन। 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने
होने के बाद 3.2 ट्रिलियन का कर्ज जो डेट है उसे एब्जॉर्ब करने में भी पूरी दुनिया हिल चुकी थी। तो आप सोचिए कि जिसका अपनी जो जीडीपी है अगर उसे 20 ट्रिलियन मान भी लिया जाए तो 60 ट्रिलियन का जो डेट है उसे कैसे एब्जॉर्ब किया जाएगा और दुनिया पर उसके क्या प्रभाव आएंगे, इसे आप सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, पिछली घटना से उसकी तुलना कर सकते हैं। देखिए प्रेजेंट चाइना क्राइसिस इकोनॉमी 20 ट्रिलियन है और जो अनुमानित जैसे मैंने बताया कि अगर 20 ना भी माने, जो कि पश्चिम के लोग कह रहे हैं 12 से 13 ट्रिलियन की वास्तविक इकोनॉमी है। अगर कुल डेट देखा जाए तो 60 ट्रिलियन का है, अगर बेड डेट लगभग 40 ट्रिलियन है कि इसे एब्जॉर्ब कैसे करेगा, यह बड़ी चिंता का विषय है और दुनिया को भी इसे सोचना पड़ेगा। अमेरिका के पास रिजर्व करेंसी की ताकत थी, उसके बाद भी 2020 के फेक गोल्ड रिजर्व दुनिया भर के भरोसा छूट चुका है और 2008 से 10 गुना जो बड़ा संकट है वो दुनिया पर देखने के लिए मिलेगा और चाइना तो इसमें निपट जाएगा। देखिए अगर हम दो इकोनॉमी की तुलना करते हैं, भारत और चाइना की इकोनॉमी में डेट टू जीडीपी 300% है, मैंने भारत का बताया 82% है, जो कि एकदम सुरक्षित लेवल है। अगर वहीं देखें विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से लगातार घट रहा है चाइना का, जबकि भारत की ओर देखोगे तो 700 बिलियन से आगे की ओर बढ़ रहा है। अगर आप बुजुर्ग होती आबादी का देखोगे तो डेमोग्राफी चाइना के अंदर बुजुर्ग हो रहे हैं लोग, वहीं भारत के अंदर 67% आबादी जिसकी उम्र भी 35 वर्ष से कम है। वहीं अगर आप देखोगे जॉम्बी इकोनॉमी और डिमांड घट रही है, क्योंकि इकोनॉमी की नेचर जो है वो इनका जो डिमांड है वो घट रही है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि लोगों को लगता है कि पैसे को सेव करके रखना है, क्योंकि आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा संकट हमारे ऊपर आने वाला है। जबकि भारत के अंदर क्या है, ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब है कि लोग लगातार खर्च कर रहे हैं और 65 से 70% जो डोमेस्टिक डिमांड है ये हमारी मजबूती है। यही मैं आपको बता रहा था, अगर हम एक्सपोर्ट ना भी करें तो अपने देश के अंदर इतनी डिमांड है कि हमारी जो जीडीपी है वो 7 से 8% तो ग्रो यूं ही करती रहेगी। और यही वो कारण है कि भारत को मैं कहता हूं कि जब हमारे विपक्ष के नेता कहते हैं कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो भारत को डरने की जरूरत नहीं है। हां, जो क्रूड ऑयल है बस वो उसकी सप्लाई होती रहे, बाकी हम सब कुछ देख लेंगे। तो ये सब कुछ है। देखिए पीएलआई स्कीम्स जो है वो सेमीकंडक्टर्स हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो, इनसे आपस में जोड़ दी गई है। भारत की सरकार के द्वारा इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। एफडीआई और ग्लोबल ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के अंदर हुंडई का $4 बिलियन का जो शिप बिल्डिंग प्लांट लगाना हो, या दुनिया भर से आगे देखोगे आप तो भारत के अंदर लगातार एफडीआई आ ही रहा है। जापान का जो शिफ्ट है भारत की ओर, लगभग $68 बिलियन का जो निवेश है वो जापान से आया है। भारत बिना वायबिलिटी रिपोर्ट्स और चेक्स एंड बैलेंस के अंधाधुंध कर्ज नहीं ले रहा है। इसीलिए आप देखोगे डेट टू जीडीपी का जो रेशो है वो 82% यानी कि सुरक्षित है, यानी कि हम सेफ जोन में है। तो फ्रेंड्स ये था आज का विश्लेषण और मैंने आपको बताया कि आने वाले समय में हम तुलना तो कर रहे थे कि भाई पहले अमेरिका कोलैप्स करेगा या पहले जो है चाइना। तो अब समस्या ये है कि मुझे तो लगता है कि अमेरिका को कंसर्न ना करते हुए हमें चाइना पर ज्यादा कंसर्न करने की जरूरत है, क्योंकि चाइना की जो स्थिति है वो ज्यादा भयावह है, ज्यादा डरावनी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। आपने वीडियो देखा